दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 48 भाग है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अभी तक आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि मिस्टर भूपेंद्र सूर्यवंशी, मैं केवीएस कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी मैम आपकी कंपनी ख़रीदना चाहती है। वैसे भी आपकी फाइनल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, सो अपनी कीमत बोलिए। ये बात सुनकर तो भूपेंद्र का पारा और भी गर्म हो जाता है। वो फोन को वहीं पटक देता है। किसने किसने बर्बाद किया है मुझे? कौन है ये केवीएस? वो गरजते हुए बोलता है। तभी कायरा अंदर आते हुए, वो मैं हूँ कायरा विराट सूर्यवंशी। भूपेंद्र को एक झटका लगता है। कायरा को देख कर वो हैरान रह गया था। एक बार नहीं कई बार वो अपनी आंखें झपका कर उसे देखता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि जो उसके सामने खड़ी है वो कायरा नहीं। एक कलर का फॉर्मल सूट, बाल खुले हुए, पैरों में हाई हील्स और चेहरे पे गजब का आत्मविश्वास। वो एक कदम चलते हुए भूपेंद्र के करीब आ जाती है। ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर सूर्यवंशी? अपनी कीमत बोलिए और पैसा लेके चलते बनिए। उसका ये अंदाज काफी था भूपेंद्र का दिमाग गर्म करने के लिए। वो पूरे गुस्से से भर जाता है। कल तक जो लड़की उसके सामने मुंह नहीं खोलती थी, वो आज उसे बेखौफ होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले जा रही थी। जिस लड़की को उसने धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, वही लड़की आज उसके सामने खड़े होकर उसे कह रही है अपनी कीमत बोलिए। भूपेंद्र के तन बदन में आग लग जाता है। वो पूरे गुस्से से भर जाता है और कायरा पे बरसते हुए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरीके से बात करे? तू मरी नहीं बल्कि मुझे बर्बाद करने की साजिश रच रही थी। कायरा अपने दोनों हाथ बांधते हुए, मैं आपको बर्बाद कर चुकी हूँ मिस्टर सूर्यवंशी। इसे कहते किस्मत का खेल। मुझे कमजोर समझकर आपने अपने घर से निकाल दिया, विराट से दूर किया, वो भी अपनी झूठी शान और शौकत के लिए। पर समय का चक्र देखिए, आज आप मुझसे भी ज्यादा बर्बाद है। परिवार तो पहले ही खो चुके हैं आप, और अब पैसा भी नहीं रहेगा। ये सुनते भूपेंद्र को और भी गुस्सा आ जाता है। वो दंदनाते हुए उसके पास जाता है और बेहद गुस्से से, तुझे तो मैं तेरी औकात अभी याद दिलाता हूँ, ये कहता हुआ उस पर हाथ उठाने लगता है। पर तभी विराट वहां पे आ जाता है और भूपेंद्र का हाथ पकड़ लेता है। विराट को वहां देखकर भूपेंद्र को दूसरा झटका लगता है। वो विराट को गुस्से से घूरता है। विराट की आंखें भी गुस्से से लाल हुई पड़ी थी। उसने अभी भी भूपेंद्र का हाथ पकड़ा हुआ था। वो अपने दूसरे हाथ से काया को अपने पीछे करता है और खुद भूपेंद्र के सामने आकर खड़े होते हुए, एक बार पहले भी आपने मेरी कायरा को नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब दोबारा ये गलती से भी मत करना, वरना मैं अपनी रिश्ते की सारी सीमाएं भूल जाऊंगा। बहुत गुस्से से बोलता है विराट, और ये कहते हुए उसका हाथ झटक देता है। भूपेंद्र एकदम से सुन्न हो जाता है। विराट आगे बोलना जारी रखते हुए, किसी लड़की को कमजोर बनाकर उस पर हाथ उठाना बहुत आसान है। हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखाइए। वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। भूपेंद्र के लिए डूब मरने की बात थी, जो विराट कभी उसके फैसले को नकारा भी नहीं था। आज वो विराट किस तरीके से उससे बात कर रहा है, ये देखकर भूपेंद्र शौक था। लेकिन अपनी हालत का जिम्मेदार वो खुद ही था। अपनी इज्जत भूपेंद्र ने खुद अपने हाथों से गंवाई है। परिवार से ज्यादा उसके लिए पैसे जरूरी थे, इसलिए परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। वो विराट का गिरवान पकड़ते हुए, शर्म नहीं आती तुझे इस लड़की के पीछे अपने दादाजी से ऐसे बदतमीजी करते हुए? वो विराट पे गरजता है। विराट अपने गिरवान से उसका हाथ छुड़ाते हुए, तो आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक लड़की को बहू बनाकर घर लाया, उसे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। एक तरीके से आपने उसको अपनी अच्छाई के जाल में फंसाकर मजबूर किया इस रिश्ते को मानने के लिए, अपने परिवार को अपनाने के लिए। और जब उस लड़की ने अपने सारे रिश्ते को दिल से अपना लिया, तो आपने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। तरस नहीं आया आपको? एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो वही लड़की है जो आपके खानदान की इज्जत बचाकर उस घर में बहू बन के रहती रही? ये चाहती तो उसी वक्त घर छोड़कर जा सकती थी। नहीं, पर नहीं गई, क्योंकि उस वक्त तो आपने अपना अंधा प्यार दिखाया इसे, और अब मतलब खत्म होते हुए घर से बाहर निकाल दिया। वाह मिस्टर सूर्यवंशी, वाह! नाम इतना बड़ा, भूपेंद्र सूर्यवंशी, और सोच इतनी छोटी। बेहद गुस्से से बोलता है विराट। विराट की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। भूपेंद्र उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। पैसे चाहिए ना आपको? सिर्फ पैसे? मैं दूंगा। जितना पैसा आप चाहते हैं उससे कई ज्यादा मैं आपको देता हूँ। बदले में मैं आपसे आपके सारे रिश्ते लेता हूँ, आज से, बल्कि अभी से। आपको सिर्फ पैसे हैं। बहू, बेटा, पोता, पोती, कोई रिश्ते नहीं है आपके पास। आपकी नज़र में बहुत ताकत है ना पैसे में। पैसे के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं ना। तो खरीद लीजिए अपने लिए नए रिश्ते, क्योंकि पुराने रिश्ते तो आप खो चुके हैं, और उसको खोने का आपको कोई अफसोस भी नहीं है। हम सबको आपसे कोई मतलब नहीं है।
हमारा तो चेहरा भी देखना आपको नसीब नहीं होगा। इतना कह के वो मजबूती से कायरा का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। भूपेंद्र अपना सर पकड़ के धम से वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। विराट कायरा का हाथ पकड़े ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसकी आंखें इस वक्त नम थी, जिसे छुपाने के लिए वो अपनी आंखों पे गूगल लगा लेता है, पर तब तक कायरा उसकी नम आंखों को देख चुकी थी और वो बहुत बेचैन भी हो चुकी थी। किसी भी हाल में उसे विराट को संभालना था। विराट गाड़ी में बैठता है, कायरा भी गाड़ी में बैठती हुई। इस वक्त गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। विराट गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे बढ़ जाता है। दिल और दिमाग शांत नहीं था उसका। कायरा उसे देख रही थी। वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। विराट खुद को नॉर्मल करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो कायरा परेशान हो जाएगी और वो किसी भी हालत में उसे परेशान करना नहीं चाहता था। कायरा विराट की हालत अच्छे से समझ रही थी। वो एकदम से उसकी आंखों से गूगल हटाते हुए, अगर तुम मेरे सामने अपना दिल हल्का कर लोगे तो कमजोर नहीं हो जाओगे, वो बहुत प्यार से उसको समझाती है। पल विराट गाड़ी साइड में रुकता है, एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त उसे जरूरत थी कायरा की। कायरा अपनी बाहें उसकी पीठ पे कस देती है और फिर प्यार से उसे शांत करने लगती है। विराट उसके सीने से लगते हुए, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कायरा, कभी भी नहीं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? हमारे हंसते खेलते परिवार को एक पल में बिखेर के रख दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा कायरा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए उसका गला रोंद हो जाता है। कायरा उसे और भी कसकर पकड़ लेती है, उसकी आंखें भी नम हो जाती है। संभालो खुद को विराट, मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे। विराट उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, मैंने ठीक किया ना कायरा? कायरा अपने हाथों से उसकी आंखें साफ करते हुए, बिल्कुल ठीक किया। उनको एहसास दिलाना जरूरी था कि उन्होंने क्या खोया है, इसलिए अपने दिल पे कोई बोझ मत रखो। वो उसे प्यार से समझाती हुई बोलती है। विराट उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए, थैंक यू कायरा, उसका मूड ठीक करते हुए, ओ विराट प्लीज़ अब तुम गाड़ी में शुरू मत हो जाना, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आंख दबा देती है। उसकी बात सुनकर विराट चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखर जाती है। उसे एकदम से अपनी करीब कर लेता है और आहिस्ता से उसके होठ को चूम लेता है। कायरा शर्मा का अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है और उसे कसकर पकड़ते हुए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है विराट। तुमने कहा था कि अगर मैं सारा काम जल्दी से कर लूंगी तो तुम मुझसे मिलने आओगे, नहीं आए। कितनी गलत बात है तुम्हारी, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। वो झूठी नाराजगी जताते हुए बोल रही थी। उसके क्यूट से गुस्से पर विराट फिर से अपना दिल हार रहा था। उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है और तुम्हारी जितनी भी शिकायत है सब दूर कर दूंगा, समझी मिसेस सूर्यवंशी। कायरा उससे लिपट जाती है। तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि उस्मा का था। वो फोन कान पे लगाकर, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ माँ। इसके बाद वो फोन कट करते हुए, जल्दी चलो यार, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है माँ, अगर देर हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। ये कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ चला जाता है। तरफ मलेशिया में, इंडिया में शाम हो गई थी और मलेशिया में रात। गुंजन डिनर बना रही थी। अपना छोटा सा संसार शुरू कर लिया था उसने। अहान भी अब अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना बिजनेस संभाल रहा था। जब से वो नई कंपनी में बिजनेस पार्टनर बना था तब से वो बहुत बिजी रहने लगा था। गुंजन सब समझ रही थी और जितना हो सकता था वो अहान का साथ दे रही थी, लेकिन कब तक? आखिर उसी के भरोसे तो वो इतनी दूर आई थी और अब वही उसे समय नहीं दे पा रहा था। परेशान से रहने लगी थी। उस्मा से उसकी बात रोज हो जाती थी। उस्मा ने उसे सब कुछ बता दिया था। कायरा की प्रेगनेंसी, उसका मिलना, ये सब जानने के बाद बहुत खुश होती है कि अब उसका परिवार सुखी है। पर उस्मा ने उसकी आवाज़ में उसकी उदासी को भाप लिया था और उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? गुंजन बातों को घुमा देती है कि नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, बस आप लोगों से दूर हूँ ना, इसलिए कभी कभी उदास हो जाती हूँ। और उससे कहती भी क्या, कमी तो वैसे कुछ भी नहीं थी। जितना हो सके अहान उसे खुश रखता था। कभी उसके लिए गिफ्ट लाता था। अगर गुंजन को कुछ चाहिए था तो वो उसका समय था, पर वो वही नहीं दे पा रहा था। गुंजन कई बार उससे बोलती है, पर तभी अहान उससे बड़े प्यार से समझा देता है कि वो सब उसी के लिए करता है। गुंजन बार बार मन में अफसोस करके रह जाती है। फिर वो खुद को समझा लेती है कि चलो कुछ दिन की बात है, अहान का नया नया काम है इसलिए वो बिजी है। खैर इस वक्त डिनर रेडी कर रही थी। अहान आज बहुत जल्दी ऑफिस चला गया था। गुंजन बार बार घड़ी देख रही थी। वो टाइम देखते हुए, अहान बस आने वाली होंगे। वो जल्दी से डिनर रेडी करती है। उसके बाद खुद रेडी होने के लिए कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आती है। लाइट पर्पल कलर की साड़ी, हल्का मेकअप, बाल खोलकर एक कंधे की तरफ किया हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। वहीं सोफे पर बैठ के अहान का इंतजार करने लगती है। ठीक उसी वक्त अहान घर आता है। उसे देखते ही गुंजन के चेहरे पे खुशी से खिल जाते हैं।
आन अपने मोबाइल में लगा हुआ था। गुंजन की तरफ तो उसने देखा भी नहीं था। कितनी मन से तैयार हुई थी गुंजन सिर्फ आहान के लिए, और वो उसे देख ही नहीं रहा था। उसका चेहरा उतर गया था। आहान मोबाइल में लगा हुआ ही उसके पास सोफे पे जाकर बैठ जाता है। गुंजन उसके लिए पानी लेकर आती है। आहान पानी का गिलास उठा लेता है, लेकिन गुंजन की तरफ नहीं देखता। उसके पास बैठते हुए, मेरी तरफ देखने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, वो उदास होते हुए बोलती है। आहान उसकी तरफ देखता है और मोबाइल बंद कर देता है। सो सॉरी माई लव, एक इम्पोर्टेंट मेल करना था, वरना ऐसा हो सकता है कि आहान अपनी गुंजन को ना देखे। ये कहता हुआ उसे बाहों में भर लेता है। गुंजन उसके सीने पे सर रखते हुए, तुम मुझसे दूर हो रहे हो आहान, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। आहान प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, फिर वही बात तुमसे कह चुका हूँ ना, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अभी अभी नया काम स्टार्ट हुआ है, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे बिजनेस पार्टनर बनाया है। अगर जरा से भी काम में ऊंच नीच हो गई तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। गुंजन, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, वो हर चीज़ देना चाहता हूँ तुम्हें जो तुम मेरे लिए छोड़ कर आई हो। मुझे समझो प्लीज़। एक बार फिर गुंजन खुद को समझा लेती है। अगली पल वो अपना मूड ठीक करते हुए, अच्छा चलो ठीक है, तुम जल्दी से चेंज कर लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोलती है। आहान जल्दी से उसका माथा चूमते हुए, ठीक है, उसके बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे। वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। इंडिया में विराट कायरा को लेकर घर पहुंच गया था। इस वक्त वो दोनों घर के चौखट पे खड़े थे और उस्मान नम आंखों से दोनों की आरती उतार रही थी। एक वक्त था जब कायरा दुल्हन बन के उस घर में आई थी, लेकिन तब विराट इस शादी से खुश नहीं था और कायरा इस शादी से अनजान थी। और आज का दिन है जब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये देख के उस्मा बहुत खुश होती है। विवेक और अवनी भी वहीं खड़े थे। विराट ने कायरा को अवनी के बारे में पहले ही बता दिया था और ये भी बता दिया था कि विवेक बदल चुका है। तो बदले में कायरा ने उससे सवाल किया था, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूं? तब विराट ने उसे प्यार से समझाया था, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे माफ़ कर दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फैसला होना चाहिए, बस इतना कह रहा हूँ, जो भी करना सोच समझ के करना और दिल से करना। खैर वो दोनों अंदर आते हैं। कायरा उस्मा से लिपट जाती है और दोनों की आंखें बहने लगती है। उसे देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। गुंजन डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा चुकी थी और आहान का इंतजार कर रही थी। तभी आहान बाहर आता है। उसे देखकर गुंजन हैरान रह जाती है, तुम अभी तक चेंज नहीं किया? वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। आहान उसकी तरफ देखते हुए, आई एम सॉरी गुंजन, मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जो इसी वक्त होनी है, और मैं डिनर भी क्लाइंट के साथ ही कर लूँगा, तुम प्लीज़ डिनर कर लेना, ओके जान, बाय। ये कहते हुए जल्दी से बाहर निकल जाता है और गुंजन बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो उदास हो जाती है। खाना वहीं छोड़कर वो सोफे पे जाकर बैठ जाती है। ना चाहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ कायरा के आने से सब खुश थे। वो सब लोग हॉल में बैठे थे। उस्मा सबसे पहले उसकी नज़र उतारती है, उसे खास ध्यान रखने को बोलती है। विवेक और अवनी भी उसे बधाई देते हैं। छोटी सी एंजल भी कायरा से घुल मिल जाती है। कायरा अवनी से तो अच्छे से बात कर रही होती है, पर विवेक से नहीं, और विवेक भी कहाँ कुछ बोल पाता है उससे। कुछ देर बाद कायरा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। विराट उस वक्त वॉशरूम में था। कायरा बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी पूरे कमरे को देख रही थी। हर चीज़ उसकी पसंद की थी, छोटी सी छोटी चीज़ भी उसी की पसंद की थी। तभी नज़र टेबल पर रखे एक फ़ोन पे पड़ती है। ये किसका फ़ोन है? विराट का फ़ोन तो ये रहा। वो उस फ़ोन को उठाकर ऑन करती है। सामने ही होटल की फ़ोटोज़ थी। अब कायरा को समझ में आ गया था कि विराट ने होटल में कैमरे लगाए थे। वो हर वक्त उसे देख रहा था। अच्छा जी, तो ऐसे मुझे पागल बनाया गया है। विराट वॉशरूम से बाहर आता है। तभी उड़ता हुआ एक तकिया आकर उसके मुँह पे पड़ता है, जो कि कायरा ने मारा था। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, अरे क्या हुआ, तुमने क्या किया ये सब? कायरा उसके पास जाती है और वो फोन उसके सामने करते हुए, ये सब क्या है विराट? फोन देखते ही विराट मन में मर गया। अब वो कुछ बोलने वाला होता है, पर कायरा बीच में ही, तुम्हारे पत्ते खुल चुके हैं मिस्टर सूर्यवंशी, वो नाराजगी से बोलती है। गुस्सा देख के विराट, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता विराट, आज पक्का तेरी शामत आ गई है। कायरा अपनी कमर पे दोनों हाथ रखते हुए, मतलब पिछले कई महीनों से तुम मुझे कंटिन्यू देख रहे थे और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। विराट उसके सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था। कायरा अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा आपने क्यों किया मिस्टर सूर्यवंशी? वो धीरे धीरे गुस्से से बोल रही थी। अगले पल विराट उसे कमर से पकड़ कर अपने करीब करता है
उसके खुले बाल को कान के पीछे करते हुए, ऐसा है मिसेस सूर्यवंशी, हम आपको देखे बिना एक पल नहीं रह सकते और आपसे दूर रहना भी ज़रूरी था, वरना आप इतनी जल्दी ये सब कैसे कर पाती? तो क्या करता? फिर मैंने सोचा कि चलो कैमरे बने हैं तो उसका इस्तेमाल भी किया जाए। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए बोल रहा था। कारा अपनी छोटी आंखें से उसको घूर रही थी। विराट एक एक करके उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए, बंद करो यार घूरना, मैं बहुत मासूम हूँ, कितना डर गया हूँ। विराट मन मन मुस्कुराते हुए बोलता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कारा और भी चिढ़ जाती है। वो उसे पेट पे गुस्सा मारते हुए, तुम और मासूम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मुझे लगा कि तुम इनोसेंट चेहरा बनाकर कुछ भी कहोगे और ये पागल आसानी से मान जाएगी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हें सजा मिलेगी। खुद तुम 1 महीने से मुझे देख रहे थे, और मेरा क्या? मैं जो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, उसका क्या? कायरा गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोलती है। बहुत बूढ़े हो तुम मिस्टर सूर्यवंशी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगा। बताओ क्या करना है मुझे? विराट उसको मनाते हुए बोलता है। 1 मिनट के लिए कायरा उसे घूरती है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुकिंग। ये सुनते ही विराट हैरानी से, व्हाट कुकिंग? कायरा उसके करीब जाती है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए, जी हाँ कुकिंग, अभी इसी वक्त अपने हाथों से मेरे लिए कोई स्पेशल डिश बनाओ। इस बार वो मन मन मुस्कुराते हुए बोलती है, पर मुझे कुकिंग नहीं आती यार। विराट और भी ज्यादा इनोसेंट बनते हुए बोलता है। कायरा अपनी एक आईब्रो झुकाते हुए, सो व्हाट, मुझे ऑफिस का काम नहीं आता था, पर फिर भी मैंने सीखा ना। अब बहाना बंद करो और मेरे लिए एक अच्छी सी डिश बनाओ। और 1 मिनट, वो सेल्फ बुक पे से एक बुक निकाल कर उसके हाथ में रखते हुए, ये लीजिए मिस्टर सूर्यवंशी और शुरू हो जाइए। विराट उस बुक की तरफ देखता है जो कि एक रेसिपी बुक थी। चल बेटा शुरू हो जा, वरना आज तेरी खैर नहीं, विराट मन ही मन बोलता है। उसके बाद वो किचन में चला जाता है। पहली बार वो कुछ बनाने के लिए किचन में गया था। कहाँ पर क्या रखा उसे कोई आइडिया नहीं था। उसके चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे और कारा को उसे तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि 1 महीने से विराट उसे बहुत तंग कर रहा था। विराट किचन में जाता है और रेसिपी बुक खोलकर सबसे पहले सिंपल और इजी रेसिपी ढूंढता है, पर उसके लिए तो हर रेसिपी इतनी मुश्किल थी कि पूछो ही मत। अवनी और विवेक इंजल के साथ बाहर गार्डन में खेल रहे थे। उस्मा और ओमकर गार्डन में बैठकर उसके पास अपने बच्चे को देख रहे थे। किसी को पता नहीं था कि विराट की सामत आ चुकी है और उसके साथ साथ किचन की भी। ये बुक देखने के बाद विराट को एक रेसिपी ठीक ठाक सी लगती है कि वो उसे बना सकता है। इसके बाद वो एक एक करके सारा सामान ढूंढने लगता है। वो सामान कुछ और ढूंढ रहा था, पर मिल उसे कुछ और रहा था। जिस सामान को उठा रहा था उसके साथ 4 सामान और गिर रहे थे। कभी बर्तन गिर रहा था, कभी कुछ। वो बड़बड़ करते हुए, ओ माय गॉड, ऑफिस के काम से कितना मुश्किल है ये किचन का काम। कर लेते हैं माँ और कायरा ये सब। किचन से आती आवाज सुनकर उस्मा, ये किचन में कौन है इस वक्त और शोर इतना क्यों हो रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। इतना कह के वो अंदर चली जाती है। एक एक करके सब उसके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मलेशिया में गुंजन सोफे पर बैठे बैठे आहान का इंतजार करने लगती है। हालांकि उसे कहकर गया था कि वो खाना खाकर आएगा, पर फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था। गुंजन कितनी देर वहीं बैठी रहती है और बैठे बैठे वहीं सो जाती है। उधर आहान अपने बिजनेस की दुनिया में डूबता जा रहा था। काम का जुनून तो उसे पहले ही था और अब उसे मौका मिल गया था, लेकिन काम के जुनून में वो गुंजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और इस चीज का असर उसके रिश्ते पे पड़ रहा था। इस बात की तरफ भी उसका ध्यान नहीं जा रहा था। इस वक्त वो एक शानदार होटल में अपनी डील साइन कर रहा था। लाखों का फायदा था उसे इस डील में। साइन करने के बाद सब डिनर करने वाले थे। जैसे ही यहाँ एक निवाला खाने लगता है, तभी गुंजन का ख्याल आता है कि पता नहीं उसने खाया होगा या नहीं। वो सोचता है कि मैं उसे फोन कर लूं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे फोन करता तभी एक क्लाइंट, क्या हुआ मिस्टर आहान, कोई परेशानी है क्या आपको? आप खा क्यों नहीं रहे? आहान वापस अपना फोन साइड में रखते हुए, नो सर, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद वो सब अपनी बिजनेस की बातें करते हुए साथ साथ खाना खाने लगते हैं। इंडिया में विराट बड़बड़ करते हुए सामान ढूंढ रहा था। हद है, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून और अपनी बीबी से डरकर किचन में कुकिंग कर रहा है। बताओ मिस्टर विराट सूर्यवंशी, तुम्हारे नाम से सब लोग कांप उठते हैं और आज तुम अपनी बीबी से डरते हो। सच कहते हैं लोग, बीबिया है ना, वो नौकर बना के रख ही देती है अच्छे खासे इंसान को। वो बड़बड़ करता हुआ बस बोल ही जा रहा था। इस बात से अनजान के पीछे कायरा खड़ी है, उसकी बातें सुन रही है। अच्छा जी, तो मैं आपको नौकर बना के रखती हूँ, वो उसे टोंट मारते हुए बोलती है। कायरा की आवाज़ सुनकर विराट मन में, सिट यार, आज तो मेरे साथ सब गड़बड़ी हो रहा है। अगली पल वो पीछे पलटता है और मुस्कुराते हुए, अरे यार, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत स्वीट हो। मैं तो बस दूसरों की बातें ही कर रहा था, जनरली बोल रहा था। कायरा अपने दोनों हाथ बांधते हुए, अच्छा, अपना जनरल नॉलेज अपने पास रखो और जो काम दिया है ना उसे टाइम पे पूरा करो।
बड़े आए नौकर बना के रख दी है, वो उसकी नकल करते हुए कायरा बोलती है। इतने में उस्मा वहां आकर, अरे क्या शोर है, क्या हो रहा है किचन में? लगता है कोई बिल्ली घुस गई है। बिल्ली का नाम सुनते ही कायरा को बहुत जोर की हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए, बिल्ली नहीं माँ, बिल्ला घुस गया है। तो दोस्तों बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।